नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद से ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार। भ्रष्टाचार के आरोप में मुजफ्फरपुर डीईओ पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी विधायक का दावा, कहा मेरे पास रिश्वत लेते हुए वीडियो, जांच में मिल सकता है करोड़ों की संपत्ति। और मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बजट को बताया डिजिटल युग का मार्गदर्शन, छात्रों के लिए कई तोहफे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। महिला का शव ससुराल के कमरे में फंदे से लटका मिला, लेकिन मायके वालों ने गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान 29 वर्षीय प्रिया उर्फ काजल कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद ससुराल के पक्ष के सभी लोग फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतका की मां पुष्पा शाही ने बताया कि उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद गांव निवासी चंदन सिंह से 2015 में करवाई थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने गला दबाकर प्रिया की हत्या कर दी। फिलहाल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि मौत गला दबाने से किया गया है या फिर आत्महत्या का मामला है। अगर गला दबाने के निशान मिलते हैं तो पुलिस हत्या का मामला दर्ज करेगी। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और स्थानीय लोगों में भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। कल वो रात 7:30 के करीब में हमको कॉल की और रोते हुए कॉल की कि हमको देखो ना, हमको बहुत मारा है, हमको लगता है कि आज हमको जीने नहीं देगा, आज हमको मार देगा। तो हम उसको समझाएं कि अच्छा जाने दो, मारता है तो तुम कुछ नहीं बोलना, जवाब अब कुछ नहीं देना, तुम चुपचाप रहो, हर्षित कल जाएगा तो तुमको बुला करके ले आएगा। तो उसके बाद में हम उसको समझा बुझा करके फ़ोन को कट कर दिए। उसके बाद में हम अपने भाई को फ़ोन किए और उसको बोले कि देखो ना ऐसे ऐसे काजल फ़ोन की थी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा काजल को समझाने के लिए। तो हम उसके बाद से 4-5 बार लगातार कॉल किए, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाई। उस समय तो उसको मारा जा रहा था तो फ़ोन ही कैसे उठाती वो। शादी कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, कहाँ हुई? शादी हुई थी फतेहाबाद और चंदन कुमार सिंह उनसे हुई थी। और शादी क्या कहता है, शादी के समय वो बाहर रहता था सूरत, सिर्फ शादी करने के लिए। और जब शादी हो गया उसके बाद से वो गांव में ही आकर बस गया, खेती बाड़ी करने लगा। हम लोग को मालूम नहीं चला कि हाँ, हम लोग सोचते थे कि लड़का बाहर कमा रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टी भी उसको अच्छी थी और मेरी बहन सीधी थी। वो बदमाश से होता है कि चलो बदमाश से, मेरी बहन बहुत सीधी थी। आप लोग गए तो किस स्थिति में था सब वहाँ? हम तो नहीं गए, लेकिन मेरे परिजन लोग गए तो वो बता रहे हैं कि में क्या कहता है, छुपाया जा रहा था उसको, गाड़ी से मतलब गाड़ी में छुपा दिया गया था और उसको दाह संस्कार के लिए मतलब ले जाया जा रहा था कि यहाँ मीडिया को या किसी को खबर न लगे। पूर्व में भी दहेज? हाँ, पूर्व में बहुत दिन से हो रहा था और मेरी मम्मी या हम लोग अपनी बहन को ही समझाते थे, उसको उसके परिवार वाले को कुछ नहीं बोलते। हम लोग जानते थे कि अपनी बहन को ही, कोई अपना बच्चा को ही समझाता है ना, वो लोग कैसा भी है, लेकिन हम लोग बोलते थे कि जाने दो, कभी ना कभी तुमको सुख होगा ना। लेकिन देखिए आज क्या सुख हुआ। घटना के बाद पुलिस को सूचना? हाँ, पुलिस को सूचना दिया जा रहा है, लेकिन उसके जो कांटेक्ट में है वो आरजेडी के कुछ मतलब हैं, वो लोग केस दबाना चाह रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए। हमको बस यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमको न्याय चाहिए। कौन लोग दबाव उनके पटीदार में है लोग, वो चाह रहे किस में? हाँ,
अब क्या चाह रही है? हम लोग न्याय चाह रहे हैं। हम लोग किसी भी हाल में न्याय हमको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन सीधी शादी थी और 3 बच्चा है। बताइए आगे का परवरिश कैसे होगा? कोई कितना दिन करेगा परवरिश? क्या एज रहा होगा? मेरी बहन का 29-30 होगा। शादी कब हुई थी? शादी 2015 में हुई थी। अब क्या चाह रही हैं आप लोग? न्याय चाह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के विधायक पर डीईओ को धमकाने का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर में डीईओ अजय कुमार सिंह ने पारू विधायक अशोक सिंह से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि विधायक बुधवार को समर्थकों के साथ रामू चौक रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे और नियम विरुद्ध काम करने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर उठवा लेने की धमकी दी और गाली गलौज की। डीईओ ने डीएम, निर्देशक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर घटना से अवगत कराया है। हालांकि इन आरोपों पर पारू विधायक अशोक सिंह ने भी अपनी बात रखी है। विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि कुछ लड़कों को स्कूल में किए काम का भुगतान रुका हुआ है, उन्हें दोहराया जा रहा है। इसी संबंध में डीईओ के यहाँ गए थे, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। कभी मुंह से गाली निकला क्या? मेरे मुंह से गाली सुने थे? वो घुस गए। अगर छापामारी होता तो इसके यहाँ 25-50 करोड़ रुपया। क्या लग रहा है, बड़े नेताओं का संरक्षण तो नहीं मिल रहा है? हो सकता है किसी का हो तो वो उसको काम नहीं देगा। वो बड़े नेता से, ये तो अफसर है और उस बड़े नेता से हम टकराने के लिए हमेशा तैयार। सदन में आवाज उठाइएगा? एकदम उठाएंगे, उस पर जांच होगी। ये एकदम जांच होगा, इसके संपत्ति पर जांच। इसका वीडियो भी एक है, जो समय आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि वीडियो है, ये इसको रुपया लेते, पैसा लेते हुए वीडियो भी आपके पास है जांच के तौर पर। हाँ, आगे लिया वो भी मुजफ्फरपुर के बरमपुरा थाना क्षेत्र के झिटकैया में दोस्त से अफेयर के शक में पति ने पत्नी की पिटाई कर दी, तो गुस्साए पत्नी ने शुक्रवार को अपने पति और बच्चे का पिस्तौल लिए 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल पहले वीडियो में महिला का पति अपने बाह के नीचे पिस्तौल दबाए हुए है। दूसरे वीडियो में महिला का बेटा हाथ में पिस्तौल लेकर खेल रहा है। हालांकि यह वीडियो कब की है, पिस्तौल असली है या नकली है, डेन न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित महिला स्वाति शर्मा ने बताया कि अपने दोस्त आदर्श राज के अफेयर के शक में पति मनोज शर्मा मेरे साथ मारपीट करता है। पति के साथ उसका भाई संतोष शर्मा भी बदसलूकी कर मारपीट करता है। पति पिस्टल से गोली मारकर जान मारने की धमकी देता है। पति ने जिन लोगों से कर्ज लिया है उस पर केस करने का दबाव बनाते हैं। पत्नी स्वाति ने बताया कि वर्ष 2015 में मनोज से एक शादी समारोह में जान पहचान हुई थी। फिर हम दोनों में प्यार हुआ और उसी साल कोर्ट में शादी कर ली। 2 साल तक हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक रहा। फिर 2017 से मारपीट शुरू हो गई। मेरी माँ से जमीन बिचवाकर 19 लाख रुपए और चाचा से 1 लाख रुपए भी मेरे पति ने ऐंठ लिया है। दूसरे लोगों से भी कर्ज ले रखा है। स्वाति काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अभोडिया बाजार की रहने वाली है। झिटकैया में उसकी शादी हुई थी। लव मैरिज अरेंज क्या है? 2015 में हम लोग शादी किए। 2015 में हम लोग का लव मैरिज शादी हुआ। लव मैरिज शादी में इसकी चचेरी भाभी की भाई की बेटी हम हुए और हम लोग का 2015 में हम लोग शादी किए। उसके जान पहचान हुआ इनसे? वो चचेरी भाभी के घर हम आए थे ना, उससे मेरा जान पहचान हुआ। कर लिया आपको? हाँ। अच्छा। उसके बाद कब हुआ था प्रेम का मामला? 2015 तो शादी हुई है और जान पहचान कब हुई? 2015 में ही हुआ था। कितना दिन खुशहाल चला आप लोग का? 2015 में ही 2016 याद है, महीना में कुछ याद है? 2017 तक, जब तक मेरे पापा थे तब तक थोड़ा ठीक रहा। उसके बाद मेरे पापा के मरने के बाद मेरे पति हमको और मेरी माँ, मेरी बहन सबको ही टॉर्चर करते थे। मेरी माँ का ज़मीन बेचवा कर पैसा लिए। जब भी मेरी माँ पैसा ऐसा मांगती है तो हमको मारते हैं। मेरे चाचा का भी 1 लाख रुपया लिए मैं, मेरी माँ का 19 लाख रुपया लिए मैं। उसके बाद जब भी मांगते हैं, और भी बहुत लोग से वो कर्ज लेके रखे हुए हैं। करते हैं स्टील बिजनेस है, विश्वकर्मा स्टील का बिजनेस है बैरिया रोड में। तो क्या पिस्टल वगैरह लेके आपकी हत्या करने के लिए? हाँ, हमेशा कहते हैं कि तुमको गोली मार देंगे और गेट से तुम बाहर निकलो तो तुमको मारते मारते हम मार देंगे। इसलिए धमकी देते हैं कि तुम जिसको हम बोलेंगे उस पर तुम केस करो
और उसका एक फ्रेंड है आदर्श राज, जिससे घर में उसका आना जाना बहुत अच्छा था। जहाँ भी टूर वगैरह पे जाता था साथ में जाता था। उसको कहता है कि उस पर तुम केस करो। वो जब पैसा मांगता है तो उस पर तुम केस करो। अगर तुम उस पर केस नहीं करोगी तो अगर तुम उस पर केस करके तुम उसको बर्बाद नहीं करोगी तो हम तुमको बर्बाद करेंगे। और ये चीज़ मेरा क्यों कहता था? उससे दोस्त वगैरह गलत निगाह भी है आप पर? गलत निगाह नहीं है। गलत निगाह कुछ पहले था वो सारा कुछ ब्रह्मपुरा थाना में मैनेज हो चुका है। क्या था पहले? पहले हम लोग का बातचीत वगैरह होता था। आदर्श राज घर में जैसे कुछ भी होता था तो भाई भाभी पैसा मंगवा दीजिए, भाभी ये भाभी वो, इस तरह से करके बातचीत होता था। सारा कुछ हुआ। उसके बाद ये लोग हमको उससे गलत उससे जोड़ने लगा। उसके बाद हमको सारा जगह कहता है कि तुम अगर उस पर केस नहीं करोगी तुमको सारा जगह आदर्श राज पे तुम केस नहीं करोगी, या फिर जिस पे हम तुमको बोलेंगे उस पे तुम केस नहीं करोगी। किस तरह का केस? कि पैसा जो लिया हुआ है ना उसके लिए कि तुम बोलो कि मतलब मेरे पे गलत नज़र रखता है, मेरे पे ये है, मेरे पे वो, मतलब किसी तरह। हाँ, वो मुजफ्फरपुर के नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित बजट संगोष्ठी में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजट को बिहार को केंद्रित रखते हुए आम बजट के हित का बजट बताया। उन्होंने बताया कि जब निर्मला सीतारमण सर्वाधिक बार आम जनता का बजट पेश की उस वक्त मैं सदन में मौजूद था। जब 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दी गई तो हम तो ताली बजाने लगे। अभी मैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा हूं। इसके अध्यक्ष ने खुद बताया कि हम लोगों ने चाहा था कि इनकम टैक्स की छूट 7 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दिया जाए, पर अचानक 12 लाख तक इनकम टैक्स की छूट की घोषणा कर दी गई। अब मैं बताता हूं, जब बजट पेश हुआ तब सरकार के लोग टेबल थपथपा रहे थे और विपक्ष स्तब्ध था। सामान्य तौर पर बजट पेश होने के पूर्व संध्या पर ही विपक्ष एक पर्ची तैयार कर अपनी जेब में रख लेता है कि यह गरीब का बजट नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप इस बजट में देखिएगा कि अन्नदाता के लिए जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जी। उनके लिए नेशनल मिशन के तौर पे काम होगा। तो स्वाभाविक है, लीची कहने से पर्यायवाची शब्द है मुजफ्फरपुर। आपको कैसे लगता है कि लीची को छोड़ दिया जाएगा? और मोदी है तो मुमकिन है। आप याद रखिए, मुजफ्फरपुर और लीची, इन दोनों का इतिहास भी कोई रचेगा तो ये आगे में हम ही रचेंगे। और इस बार भी बजट में फ्रूट्स सेक्शन में प्रावधान है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें पल्सेस, लीची अनुसंधान केंद्र पहले से है, मुझे बताया गया है, तो है ही। लीची अनुसंधान केंद्र पहले से है। और इस बार के बजट में, क्योंकि इस बार के बजट की चिंता हो रही है, इस बार की बजट में भी फ्रूट्स का किस प्रकार, आप पूरे बजट के डिटेल्स में जाइए, किस प्रकार। जब माननीय निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री एक रिकॉर्ड स्थापित कर रही थी सर्वाधिक बार बजट पढ़ने का, उस समय मैं भी सदन में था। मैं सबके चेहरों को देख रहा था। उस समय जब मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की छूट की बात इनकम टैक्स में की गई, हम तो उत्सव मनाने लगे। दोनों हाथों से हमने ताली बजाई वहां पर और हमने अभिनंदन किया निर्मला जी का, और हमने अभिनंदन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी भी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा हूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, वो खुद कह रहे थे कि उनकी जो डिमांड थी, वो डिमांड थी कि 7 लाख से एग्जेम्पशन बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाए। पहले तो 2.5 था, 2.5 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, और इस बार डिमांड थी कि 10 किया जाए। मगर मोदी जी ने 12 कर दिया। जिस समय 12 की घोषणा हुई उस समय मैं सब तरफ देख रहा था। मैं बीच में बैठता हूं, मैं उधर भी देख रहा था, इधर भी देख रहा था। मैंने देखा कि ट्रेजरी बेंच वाले तो फूला नहीं समा रहे थे, इतने खुश थे, मगर विपक्ष वाले परेशान नजर आ रहे थे कि अब हम क्या बोलें। साधारणतः जब बजट घोषित होता है उससे पहले ही पूर्व संध्या, ऑन द ईव ऑफ बजट, पूर्व संध्या में ही जो विपक्ष के लोग होते हैं वो चिट्ठा तैयार कर लेते हैं कि बजट के खिलाफ क्या बोलना है। वो तैयार कर लेते हैं कि बजट में कुछ नहीं था जी,
बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं था। ये बजट तो केवल अमीरों का बजट है। इसमें तो अन्नदाता के लिए कुछ नहीं था, इसमें तो नारी शक्ति के लिए कुछ नहीं था, गरीबों के लिए कुछ नहीं था। ऐसा ये पहले से एक रात पहले बना लेते हैं और फिर अपने नेताओं को भेज देते हैं और नेता उनके जेब में रख के लाते हैं कि बजट खत्म होते ही वो कागज पढ़ देंगे। इस बार भी वैसे ही हुआ था। मैंने देखा कि जब बजट खत्म हो गया तब राहुल जी जेब से कागज निकाल रहे थे। जरूर उस कागज में लिखा होगा कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, इस बजट में कुछ नहीं है। फिर मैंने देखा कि उनके बाकी सांसद, प्रियंका जी भी पीछे बैठती है, प्रियंका वाड्रा जी, वही बोल रही थी कागज डाल दो अंदर, मत निकालो। और तुरंत राहुल जी ने कागज अंदर डाल दिया। कागज रखा था, बजट के खिलाफ क्या है वो लिख के रखा था, मगर जैसे ही पीछे से प्रियंका जी ने और सबने कहा अंदर डालो, मत निकालो इस कागज को, फटाक से राहुल जी ने कागज अंदर डाल दिया और उसे नहीं निकाला, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें लिखा हुआ मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं। अब कल राहुल जी इतना नहीं समझ पाते हैं, बाकी तो समझते हैं। बाकी तो समझते हैं कि अगर राहुल जी बोल देते कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, और पिछली बार से ही वो जानते हैं कि इस बार भी वही घिसा पिटा वो पढ़ेंगे राहुल जी, तो लोग सब जान गए हैं, तो इसने मना कर दिया, मत निकाला उस कागज को। राहुल जी भी इस बार बिना कुछ बोले चले। मगर दुख मुझे इस बात की है कि विपक्ष के कुछ नेता बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि ये बजट बिहार का बजट है। मैं आज बिहार की भूमि पर बैठा हूं, मेरी पढ़ाई बिहार में हुई है, अखंड बिहार में मेरी पढ़ाई हुई है, और इसी कारण से मैं बिहार की भूमि का पूजन करता हूं, बहुत मानता हूं इस भूमि को। इस भूमि में कुछ तो ऐसा है जो इसका स्पर्श करता है, उसको ज्ञान मिलता है। तो कुछ विपक्ष के नेता सदन से बाहर निकल करके जब उन्होंने कटु आलोचना की, ये कहते हुए कि ये बजट तो मोदी जी ने बिहार का बजट है, ये बजट हमारा बजट नहीं है, तो मुझे दुख हुआ, मेरे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचा है। मैं आज यहां तमाम चैनल बैठे हुए, मैं अपील करना चाहूंगा प्रत्येक बिहार के निवासी से, ये बजट भारतवर्ष का बजट है और बिहार भारतवर्ष का एक स्वाभिमानी प्रदेश है। ये कहना कि अगर बिहार को नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट दिया, ये कहना कि बिहार को मखाना पोर्ट दिया, ये कहना कि बिहार को नेशनल फूड इंस्टीट्यूट दिया, ये कहना कि बिहार में IIT दिया, तो ये अच्छी बात नहीं, और उसके खिलाफत करते हैं लोग। तो बिहार के निवासी भी याद रखें कि इन इंडी अलायंस वालों को जवाब कैसे दें। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और जिलाधिकारी को बढ़ते अपराध और जन समस्याओं के समाधान को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विजेश कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, शराब माफिया और ड्रग्स माफिया खुलेआम अपना कारोबार चला रहे हैं, सुदूर देहात तक ड्रग्स की बिक्री हो रही है। विगत दिनों प्रकाश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कलवारी ग्राम निवासी शिवम झा की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में पुलिस हाजत में हो गई और शिव शंकर झा की हत्या गला रेतकर कर दी गई। यशी खुशी का अपहरण किया गया और आज तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया। पारू में रूपा की जघन हत्या कर दी गई। दिव्यांगों और वृद्ध महिला पुरुष को पेंशन नहीं मिल रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी हो रही है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं चल रहा है। पठन पाठन ठप है। परीक्षा में मिनट की देरी पर भी परीक्षा देने से रोक दिया जाता है, परंतु बीपीएससी की परीक्षा में यूपी से ट्रेन विलंब से आने के कारण परीक्षा को 3 घंटे रोक दिया जाता है। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट घसोट चल रहा है। जी देखिए, आजकल जो माहौल है पूरे प्रदेश में और खासकर बिहार में पूरा अराजकता का माहौल हो गया है। अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रकाश मिश्रा की खबरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवम झा की कांटी में उस पुलिस हाजत में, पुलिस के हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पारू में कुछ दिनों पहले कि जिस तरह से रूपा का
जघन्य उसकी हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई और उसको जिस तरह प्रशासन ने दबाने का काम किया, इन सब के विरोध में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना और भूख हड़ताल का आज आयोजन किया है। सरकार बिल्कुल मनमानी कर रही है, अपराध और अपराधियों पे इसका कोई नियंत्रण नहीं है और जहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखलानी चाहिए वहाँ कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन आप देख लीजिए, दिव्यांगजनों का पेंशन देख लीजिए, जहाँ दूसरे प्रदेश में 4,000 रुपये तक का पेंशन मिलता है, यहाँ 300 और 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, वह भी समय पे नहीं मिलता है। 6-6 महीने बाद दौड़ा कर उसको पेंशन दिया जाता है। आजकल 400 की क्या अहमियत है आप बता दीजिए। 400 रुपये देना ये तो अपमान करना है। 400 रुपये में आप एक दिन का भोजन नहीं कर सकते और आप वृद्धों को और दिव्यांगजनों को 400 रुपये पेंशन के लिए कहते हैं, वह भी आप 6-6 महीने 8-8 महीने के बाद देते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से अराजकता है। शैक्षणिक माहौल का आप देख लीजिए तो वही है, स्कूल कॉलेज में पठन पाठन ठप है और परीक्षा में 1 मिनट की देरी हो गई तो हम घुसने नहीं देंगे। बीपीएससी से यूपी से आने वाली ट्रेन को जब लेट होती है तो बीपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप 3 घंटे रोक देते हैं। हमारा बिहार का बच्चा बच्ची सड़क पर घूमता रहता है इधर उधर, और यूपी से आपका कौन साला और सरहज आ रहा था जिसके कारण आपने रोक दिया था? किस लिए आपने रोका? यूपी वाले आपके अपने हैं और बिहार वाले आपके पराए हैं। अगर छूट आपको देनी ही थी तो जो एकेडमिक है, 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, उसमें आप 1 मिनट और 2 मिनट की छूट नहीं देते हैं और बीपीएससी में 3-3 घंटे छूट देते हैं, वो भी यूपी से आने वाली ट्रेन के लिए, जहां हर स्टेट अपना डोमिसाइल नीति घोषित कर रहा है। महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में आपने देखा है बिहारियों को घुसने नहीं दिया जाता है। वहां आप यूपी में जब ट्रेन लेट रहती है तो 3 घंटा आप एग्जाम डिले करा देते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अभी हमने देखा है कि हमारे शहर में 1 मिनट की देरी के कारण आपने बच्चों को 10th और 12th का एग्जाम नहीं देने दिया है और बच्चों को मार पीट कर गेट से आपने भगाया है। ये तो अराजकता है। हमारे समय में एकेडमिक एग्जाम में आप आधे घंटे देर से भी पहुंचते थे तो आप लूजर होते थे, आपका समय जाया होता था, प्रवेश परीक्षा में दे दिया जाता था। हाँ, जो समय है, नियत समय है, उतना ही समय दिया जाता था। आप अगर विलंब से किसी कारण पहुंचे हैं तो आधे घंटे तक आपको एंट्री दी जाएगी। आपने आधा घंटा अपना समय गंवाया तो हो सकता है आपका 1-2 प्रश्न छूट जाएगा। लेकिन ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि 1 बजे एक तो आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरे तरफ बेटियों को अपमानित करते हैं। ये कौन सा तरीका है? आधा मिनट और 1 मिनट का विलंब, ये लकीर के फकीर इसी को कहते हैं कि कह दिया तो कह दिया। नीतीश कुमार ने अगर 1:30 बजे कह दिया तो कह दिया। ये कौन सा तरीका है जी? कौन सा लेटर है, हमको दिखला दीजिए। तो ये अराजकता है, इसी को लकीर का फकीर होना कहते हैं। आपको शासन प्रशासन में है तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। आधा मिनट और 1 मिनट का लेट नहीं होता है, उस पर आप कहते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की स्थिति आप वही देख लीजिए, ट्रांसफ़र हो पोस्टिंग हो सब में कदाचार है, भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के कोई फाइल मूव नहीं होती है। बताइए, शिक्षक रिटायर होता है, वो अपने पेंशन के लिए परेशान रहता है, जब तक चढ़ावा नहीं, अंडर द टेबल कुछ देता नहीं है, उसकी फाइल नहीं बढ़ती है। आप किस सुशासन की बात करते हैं? जंगल राज तो ऐसा ये लोग खुला नृत्य कर रहे हैं, इसकी सजा इन लोगों को भगवान देंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। कुंभ, धर्म के नाम पर आप अराजकता फैलाते हैं, धर्म के नाम पर अराजकता फैलाते हैं, सिर्फ जो है धर्मांधता फैला करके। अरे आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। ये कौन सी शिक्षा है? बच्चा बोलेगा और क्या क्या डोलेगा, ये क्या तरीका है? इतना ही है तो आप जो हमारा करिकुलम है उसमें आप रामायण पढ़ाइए, उसमें आप महाभारत पढ़ाइए। वो तो आप नहीं करिएगा। 10 साल से आपका शासन है और जिंदाबाद मुर्दाबाद रोड पे करवाइएगा। ये तो अराजकता है। आप धर्मांधता की तरफ आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं या आप देश को पीछे धकेलना चाहते हैं? ये सब गड़बड़ी है। और खासकर जो अपराध है और अपराधी हैं, इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। अपहरण का केस बढ़ रहा है, हत्याएं आपको बताएं ही मैंने किस तरह से। इससे पहले 2-3 महीने पहले शिवशंकर झा नाम के पत्रकार की हत्या कर दी गई, और वो भी नृशंस हत्या, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई, हाथ का पाँव का नस काट दिया गया। उसको यही जिला प्रशासन, इसने हमसे कमिटमेंट किया था कि उसकी विधवा को हम नौकरी देंगे, और आज
वो जब पुराने डीएम चले गए, पुराने डीडीसी चले गए, तो ये कहते हैं कि 20,000 रुपये और उसके लिए भी तुम्हें ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये तो है, जब मामला गर्म रहता है आप कुछ भी कमिटमेंट कर देते हो, और जब मामला ठंडा हो जाता है आप अपने कहे से मुकर जाते हो। ये कैसा शासन प्रशासन है? ये कैसा शासन प्रशासन? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। एक तरफ जदयू बीजेपी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने में जुटी है। मुजफ्फरपुर के बरुराज विधानसभा से बिजनेसमैन मोहम्मद अफरोज ने ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ने का दावा किया है। शुक्रवार को मुंबई से बिहार पहुंचे अफरोज ने बताया कि वे पूरी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जमीन से जुड़कर काम करेंगे। उन्होंने AIMIM का सदस्यता ग्रहण भी किया। बहुत अच्छा देख रहा हूं मैं तो, और मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूं। आया हूं उसके लिए ही तैयारी कर रहा हूं। और विधानसभा की स्पेशली अगर बात करें तो वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट पहले आए भी हैं और चुनाव भी लड़े, लेकिन नतीजा कुछ नहीं रहा। आपको क्या लगता है किस तरीके से? हम उस पर मेहनत कर रहे हैं और पूरा मेहनत करेंगे और हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हमारा MIM का पार्टी ज़रूर आएगा, और उसके लिए हमारे इतना दिन से तो MIM यहाँ से विधानसभा से लड़ा नहीं था 96 पर बरुराज विधानसभा से, तो अब की बार जो है MIM पार्टी आ रही है। AIMIM के ऊपर आरोप लगता रहा है कि भाजपा की बी टीम है, चुनाव में फिर से ये आरोप अगर लगा तो फिर कैसे, किस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब क्या है, मुसलमानों का मुद्दा भटकाने का है। वो एक आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान उसको वोट ना करे, है ना, और हमारा मुसलमान का, दलित का वोट बट जाता है और दूसरा बाजी मार जाता है। इस बार भी 3 पार्ट में बटेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस, RJD और AIMIM अगर रहेगी। हाँ ठीक है, वो तो 3 पार्ट में 4 पार्ट में आएंगे ही। यकीन कैसे दिलाएंगे? भाई हमारे पास सब वोट कर रहे हैं, हमको सब सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम, हिंदू सब सपोर्ट कर रहे हैं, दलित भी हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ है। इससे पहले जो सीटें जीती थी आप लोगों ने, जी, सारी सीटें RJD में जाके मिल गई, वो तो उनकी गलती है जी। अभी जो भी है MIM, हमारा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिसको भी टिकट दे रहे हैं अभी बहुत समझ के दे रहे हैं। उन्होंने गलती की है, उनको पछतावा भी है। आगे देखते हैं, आगे और बेहतर विकास के लिए कुछ करेंगे चुनाव? बिल्कुल विकास के लिए तो आ रहा हूँ मैं। विकास के लिए क्या करेंगे? बरुराज के लिए मेन मुद्दा बरुराज का ही है, और बरुराज के लिए जो होगा, बिहार का सबसे अच्छा विधानसभा में हम काम करने वाले हैं और बरुराज को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे जी। तो क्या लगता है कि घूमेंगे या बॉम्बे ही रहेंगे? नहीं, बॉम्बे कौन रहता है भाई, मैं तो बिजनेस के सिलसिले में जाता हूँ और आता हूँ। टिकट दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, कितना बार मैं यहाँ रहता हूँ, कितना बार वहाँ रहता हूँ। तो क्या हम लगातार रहेंगे? जी, बिल्कुल। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी संत अमरनाथ पाठक को महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। बीते 12 फरवरी को शुक्रांचल अखाड़ा के निचलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा महामंडलेश्वर के पद से उन्हें नवाजा गया है। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर सेवरैत परिवार और महाकाल सेवा दल के द्वारा गरीबनाथ मंदिर में उनका भव्य स्वागत किया गया। बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गरीबनाथ मंदिर पहुंचा, जहां मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने आरती उतारकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर महामंडलेश्वर संत अमरनाथ पाठक ने कहा कि सनातन के सिपाही बनकर वो हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि यह मंदिर सेवरैत परिवार और पूरे मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात है। अमरनाथ पाठक हमेशा समाज की सेवा में लगे रहते हैं, यह हम सबों के लिए काफी गौरव की बात है। ज्ञात हो कि महामंडलेश्वर सनातन धर्म में एक उच्च और सम्मानित धार्मिक उपाधि है जो सन्यासियों को दी जाती है। यह पद अखाड़ों की परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसके लिए कठिन प्रक्रिया और योग्यताओं का पालन करना होता है। स्वागत करने वालों में महंत अभिषेक पाठक, शिवू पाठक, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। हम यही कहेंगे कि शयन पीठाधीश्वर जो है नरेशानंद जी महाराज, उन्होंने अपने पीठ का मुझे आचार्य महामंडलेश्वर जो है उन्होंने नियुक्त किया 12 तारीख को पूर्णिमा के दिन। और हम लोग सभी आदमी मिलके जो है ये सनातन का एक सिपाही बन के जो है हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। भव्य तरीका से स्वागत किया गया? जी, बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारे पूरे परिवार लोग हैं, लोग
हमारे चाचा जी, पिताजी, हमारे भाई लोग, हमारे मित्र, हमारे भक्त लोग, सभी आदमी जो है महामंडलेश्वर बनने की खुशी में सभी आदमी बहुत अच्छे से स्वागत बात अपना प्रेम और स्नेह दोनों मुझको दिया है। आज महामंडलेश्वर की उपाधि इनको आज से 4 दिन पहले कुंभ में मिला और हमारे मुजफ्फरपुर खासकर गरीबनाथ मंदिर परिवार और मुजफ्फरपुर के जितने श्रद्धालु हैं उनके लिए गौरव की बात है जो एक ऐसे संत को महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है जो समाज का कार्य भी करता है और जो जाते हैं कुंभ में नहा स्नान करने के लिए निःशुल्क खाना खाना नहाना सबकी व्यवस्था अपने तरफ से करते हैं। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है हम लोग के लिए। खाना भी बना हुआ, ये अखाड़ा से है, मैंने श्री ने पंचदशराम अखाड़ा से इनको बनाया गया है। बाबा गरीबनाथ के दरबार का जो कैंप महाकुंभ में लगा हुआ था उसी में हमारे बड़े भाई साहब संत अमरनाथ जी को महामंडलेश्वर बनाया गया है। शुक्रताल योगापीठ का महामंडलेश्वर इनको बनाया गया है, जिसके लिए पूरे शहरवासी, सेवायत परिवार, महाकाल सेवा दल में विभिन्न प्रकार के भक्त लोग सब कोई मिलके आज इनके स्वागत समारोह में हम लोग गए थे और स्वागत समारोह करके बाबा के दरबार लेके आए हैं और बहुत ही खुशी हुआ है कि भाई साहब को महामंडलेश्वर बनाया गया है। एक अपने बिहार के लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है ये। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला शाहू द्वारा वार्ड 48 अंतर्गत जंगली माई स्थान से मुख्य सड़क तक कच्ची सड़क को पीसीसी सड़क एवं नाला नव निर्माण का कार्य शुक्रवार को विधिवत पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। निर्मला शाहू ने कहा कि पूरे शहर के साथ ही पिछड़े वार्ड पर हमारी नजर है एवं बजट में भी पिछड़े वार्ड के विकास के लिए ज्यादा प्रावधान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस रोड के निवासियों को पक्की सड़क के लिए वार्ड बनने के बाद भी 24 साल इंतजार करना पड़ा, इसके लिए खेद है। ज्ञात हो कि स्थानीय निवासी जिला लोक शिकायत के आदेश के बाद यह सड़क बन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विमल कुमार, राम नरेश राय, सतीश रंजन, प्रवीण कुमार, अतुल कुमार, नवीन कुमार, अक्षत, संजय पांडे, आकाश, आरव सौर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हम सबसे पहले तो हम मेयर साहिबा का आप सभी की तरफ से स्वागत करते हैं कि जंगली माई स्थान में माता के पूजा में शामिल हूँ और आज से जो है सो हमारा चिर प्रतीक्षित जो रोड है उसकी शुरुआत होने जा रही है। समय की कमी है, इसलिए मैं आप लोगों की तरफ से आग्रह करता हूं कि मेयर साहिबा जो शब्द जो है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।